तो अपन पढ़ रहे थे पीएलआर वाला रिवीजन करवा दिया था मैंने या नहीं करवाया था? चलो फिर भी वापस करवा देता हूं। देखें तो प्राइम लैंडिंग रेट पीएलआर इस 2004 से शुरू की गई थी और आरबीआई ने एक गाइडलाइन कि भाई बैंक जो है वो किस तरह से लोन देंगे, ये थोड़ा सा कि भाई ब्याज दरें किस तरह से निर्धारित की जानी चाहिए, इसका कोई न कोई कुछ एक आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। तो इसलिए आरबीआई ने तय किया कि भाई सभी बैंक्स जो है अपनी पीएलआर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पोर्ट करवा दो। ठीक है, ओके। अब मैं आपके जो है वो कमेंट्स नहीं देख रहा हूं और इसलिए आप करो भी मत, इसलिए इधर ध्यान दो। अब मुझे यही पता करना था कि मैंने कहाँ पे रिवीजन जो है वो छोड़ा था। तो आज की क्लास विशुद्ध रूप से रिवीजन की क्लास है, इसलिए प्लीज कोई व्यक्ति पहले से यूं बैठा हो कि भाई लास्ट में हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कोई टॉपिक पढ़ा दूं, तो इसलिए जिसको रिवीजन नहीं करना है वो कि मैं अपने आप कर लूंगा, तो वो प्लीज अपना समय बर्बाद नहीं करें। जिससे बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो वो थोड़ी देर के लिए कुछ और चीजें जो है वो पढ़ ले। ठीक है, तो प्राइम लैंडिंग रेट पीएलआर, तो ये होता है कि भाई ये आरबीआई है, ये बैंक है और ये ग्राहक है। तो बैंक ग्राहकों को ऋण देता है और इसकी जमाएं स्वीकार करता है लोगों की। तो ऋण देते समय वो ब्याज वसूलेगा। ठीक है, तो ब्याज की दर जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होनी चाहिए, कितना ऋण जो है ब्याज वसूलना चाहिए, उसका कोई तो आधार होना चाहिए। तो इसलिए और आरबीआई है, उसकी जिम्मेदारी है कि इस तरह के नियम बनाने, कायदे कानून बनाने। तो इस वजह से जो है तो आरबीआई ने कहा कि सभी बैंक अपनी प्राइम लैंडिंग रेट तय करेंगे। एक प्राइम लैंडिंग रेट का मतलब जो वह ब्याज दर जो अपने सबसे अच्छे ग्राहक को दी जाती है। तो एक अच्छी जो कि भाई बिना जोखिम वाले जो ऋण होते हैं वो पीएलआर डिक्लेयर की जाएगी और उसके बाद जिस क्षेत्र में जोखिम जितना ज्यादा है उस हिसाब से ब्याज दर बढ़ती जाएगी। जैसे पीएलआर अगर 10% है तो उसके बाद बाकी की ब्याज दर ऑब्वियस सी बात है सबसे अच्छे ग्राहक को जो दी है तो वो मिनिमम तो होगी। उसके बाद जो दूसरे लोगों को देनी है तो वो उससे जितना जोखिम ज्यादा है उसके हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो आपको कुछ ही ध्यान नहीं रखना, आपको 2004 में शुरू की गई थी प्राइम लैंडिंग रेट, इसको कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, और ये कोई बाध्यता भी नहीं थी। उसके बाद बेस रेट पर इसमें क्या कमी थी? इसमें कमी थी कि बैंक अपनी पीएलआर 10% घोषित कर देते थे और उसके बाद भी लोगों को 8% पे भी जो है ब्याज दे देते थे। तो आरबीआई ने कहा भाई ये क्या तरीका है? तो बैंक ने कहा साहब आपने ऐसा तो कहीं नियम में लिखा नहीं है कि पीएलआर डिक्लेयर करने के बाद पीएलआर से कम पे किसी को नहीं दोगे तो हम दे देते हैं। तो आरबीआई ने कहा चलो हम लिख लेते हैं, ठीक है, कि बेस रेट जो है ये न्यूनतम ब्याज दर होती है। हर एक बैंक को अपनी न्यूनतम ब्याज दर घोषित करनी पड़ेगी, मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करनी पड़ेगी कि भाई ये हमारी मिनिमम है, इससे कम। और एक बार न्यूनतम ब्याज दर मिनिमम इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर दी, जो न्यूनतम ब्याज दर घोषित करेंगे उसको ही बेस रेट कहेंगे। बेस यानी आधा, मकान का जो बेस होता है उसके ऊपर मकान होता है, तो ये बेस है, इससे नीचे फिर ब्याज दर नहीं हो सकती। और ये कब से शुरू की गई? 2010 से शुरू की गई। ठीक है, उसके बाद जो है और इसको कि भाई पहले क्या आप बैंकों को पूछा कि आप किस हिसाब से करते हो अपनी पीएलआर थे, तो हमारे जो जस्ती कर लेते। तो भाई जो जस्ती है ऐसे काम नहीं चलेगा ना, इसका कोई आधार तो होना चाहिए। तो आपने बताया ही नहीं, तो इस बार बता दिया कि भाई जो बेस रेट की कैलकुलेशन की जाएगी वो 4 फैक्टर्स के आधार पे की जाए। आप 4 चीजें जोड़ दो। एक तो जनता की जो जमाएं आ रही है इस पर कितना ब्याज देना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरा जो है सीआरआर पड़ा रहता है आरबीआई के पास, इसका खर्चा वसूल करने के लिए सीआरआर की जो कॉस्ट कितनी आती है बैंक की। और तीसरा है बैंक चलाने के लिए कितना खर्चा आता है। और चौथा है प्रॉफिट। ये 4 चीजें याद होगी आपको, इन 4 आधारों पर कैलकुलेट की जाती है। लेकिन हर कितने दिन में रिवाइज करनी है ये फिक्स नहीं था और रेपो रेट से ये जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड में केवल जो पब्लिक की जो डिपॉजिट थी, जो अवधि जमा आती थी, उन पे कितना ब्याज दिया जाता था, केवल उस ब्याज को काउंट किया जाता था, उस ब्याज को खर्चे में माना जाता था। और उसके बाद में एमसीएलआर। और आप में से कई लोगों को तो एमसीएलआर की फुल फॉर्म ही अभी तक याद नहीं हुई। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, ये टर्म तो कॉस्ट ऑफ फंड
जैसे यहाँ याद कर लिया था, उसके आगे मार्जिनल लगा दो और उसके बाद उस पर आधारित लैंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड पर आधारित लैंडिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट MCLR कब से शुरू की गई? 2016 से शुरू की गई। और इसमें चेंज कर दिया गया, कॉस्ट ऑफ फंड की जगह मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड कर दिया और यहां पे प्रॉफिट की जगह टेन्योर प्रीमियम जोड़ दिया और हर महीने इसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, रिवाइज किया जाएगा। तो उसके बाद जो है फिर आ जाओ, देखें ये तो हो गया आपकी तीनों चीज होगी। MCLR से रिलेटेड एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना। MCLR इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MCLR पे डबल टिक लगा दो, स्टार बना दो। उसके बाद अपन ने पढ़ा पेमेंट बैंक। - 2015 में RBI ने कुछ नवाचार किए। 2015 में, ठीक है। तो 2015 में एक तो पेमेंट बैंक स्थापित किया, इसका नाम है पेमेंट बैंक। इसको स्थापित करने के लिए कितने रुपए चाहिए, पूंजी कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़ की होनी चाहिए कैपिटल। सामान्य जो बड़ा बैंक, पूरा अनुसूचित बैंक खोलने के लिए कितनी पूंजी चाहिए? 500 करोड़ चाहिए। आपके पास 500 करोड़ नहीं है तो आप 100 करोड़ से पेमेंट बैंक स्थापित कर सकते हो। इस बैंक का उद्देश्य क्या था? ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना। क्या करना? ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना। ये पेमेंट बैंक का काम है। अब चूंकि ये केवल पेमेंट की सुविधा ही उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, और इसलिए ये ऋण नहीं दे सकते। इसमें पैसा आएगा और जाएगा, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट नहीं लेते हैं। ठीक है, ये अवधि जमा नहीं लेते, ये केवल चालू खाता टाइप जमा इनके पास होती है। सेविंग अकाउंट कह दो या करंट अकाउंट कह दो, इसका मिश्रित टाइप का एक खाता है, वो होता है इनमें FD और RD नहीं होती है। फिर भी आप में से एक स्टूडेंट ने कहा था कि पेटीएम FD की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। बिल्कुल, तो मैंने जहां तक मुझे पता था कि भाई वो नहीं करवाता है, तो फिर मैंने क्लास के बाद में जाके चेक किया, तो हाँ, पेटीएम जो है वो FD की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। पेटीएम पेमेंट बैंक है। पेटीएम क्या है? पेमेंट बैंक है। वो सुविधा उपलब्ध करा रहा है, लेकिन वो पेटीएम जो ये सुविधा है वो खुद के बिहाफ पे नहीं करवा रहा है। वो दूसरे कमर्शियल बैंक के साथ टाई अप करके और उन बैंक को कहता है भाई साहब मेरे पास ग्राहक है, मैं अगर आपके FD वाला ग्राहक लाऊं और आपके अकाउंट में दिखाऊंगा उसकी जमा है, मैं नहीं लूंगा। ठीक है, आप तो FD कर ही सकते हो, मैं नहीं कर सकता। ठीक, तो वो दूसरे के बिहाफ पे पेटीएम लेगा। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे पेटीएम ने लिया है, लेकिन वो ऑफिशियली पेटीएम नहीं लेता है। पेटीएम जो है वो दूसरे बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसके साथ तो दो एक बैंकों के साथ उसने टाई अप किया है और वो लेके और वहां उनके पास RD जमा कराता है, RD अकाउंट। तो वो जो डिपॉजिट्स बोलेगी वो पेटीएम की नहीं बोलेगी, वो उसकी डिपॉजिट्स जो है वो बोलेगी। ठीक है। तो ऋण नहीं देता, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता। नहीं, क्रेडिट कार्ड एक तरह का ऋण होता है। ठीक है, तो ये स्टार लगा दो, इसमें से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस चीज से पूछा जाएगा। फिर दूसरा, ये CRR और SLR का पालन करते हैं, माननी पड़ेगी। लोगों की जमाएं हैं, लोगों की जमा जो भी लेता है, बैंक हो भले NBFC हो कोई भी हो, तो उसको फिर जो है CRR और ये SLR को मानना पड़ता है। ठीक है, तो CRR SLR, हाँ SLR इनके लिए जो है ना वो 75% है, ये खास बात है, ध्यान रखना। दूसरी चीज, क्योंकि ये ऋण दे नहीं सकते, ऋण नहीं दे तो सारे पैसे पड़े, इसलिए कहाँ जमा कराने पड़ेंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जमा कराने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपके पेटीएम बैंक। इसके बाद स्मॉल बैंक। स्मॉल बैंक छोटा बैंक, इसमें भी पूंजी कैपिटल कितना चाहिए? 100 करोड़ चाहिए। ये भी कब शुरू किए दोनों? 2015 में शुरू किए। अब ये इसका नाम स्मॉल बैंक क्यों है? क्योंकि ये स्मॉल ऋण देता है।
क्या देता है, छोटे छोटे ऋण देता है। और ये बाकी तो ये बैंक जैसा बैंक ही है, बस बैंक जैसा बैंक है, जैसे दूसरे बैंक होते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबी, वैसे के वैसे इसको जो है सीआरआर, एसएलआर, ये चारों तरह के खाते उपलब्ध कराता है, कितनी भी जमा ले सकता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि अपने स्प्रिंग बोर्ड के पास में ही जो एयू स्मॉल बैंक है, इधर उज्जीवन स्मॉल बैंक है, उज्जीवन वाले तो बिल्कुल अपने बगल में ही है, वो आए भी थे, साहब हमारा अकाउंट, स्प्रिंग बोर्ड का अकाउंट हमारे यहाँ पे खोलो, और इसमें ये कितनी भी जमा ले सकते हैं, ठीक है। और तो ये डिपॉजिट्स कितनी भी ले सकते हैं, चारों तरह के खातों की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, बाकी बैंक की तरह ही है। बस ऋण देते समय इनको थोड़ा ध्यान रखना है। ऋण देते समय क्या करना है, स्मॉल ऋण देने, कितने, 50%। इनके पास जो भी पैसे होते, जो भी लोन देते हैं, सपोज इनके पास 500 करोड़ रुपए हैं ऋण देने के लिए, तो 500 करोड़ के में से 250 करोड़ के जो ऋण हैं वो छोटे ऋण होने चाहिए, और दूसरे 250 करोड़ के बड़े ऋण दे सकता है। ये बाध्यता नहीं है, ये बाध्यता है, ठीक है। तो ये 50%, आधे जो भी बैंक के पास पैसे हैं और बैंक आगे ऋण देता है, उस ऋण में से आधे जो ऋण है, आधे रुपए जो है, वो छोटे छोटे ऋण के रूप में होने चाहिए। अब छोटा ऋण किसे कहते हैं, तो 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है, ₹25 लाख तक का जो ऋण है, वो कैसा ऋण है, छोटा ऋण कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये मतलब 250 करोड़, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, इस तरह के बांटने पड़ेंगे। और ये वाला जो ऋण है, ये 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ का भी दिया जा सकता है। और फिर इनको ध्यान रखना है कि अब छोटे छोटे ज्यादा देने, इसलिए जो भी पैसे हैं इनके पास ऋण देने वाले, इसका पीएसएल कितना मानना पड़ेगा, 75%। ये ध्यान रखना, पीएसएल 75%। एक तो स्मॉल बैंक को 75% देना पड़ता है, एक आरआरबी को 75% रखना पड़ता है, और एक जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फिर भूल जाते हो तुम लोग, मैं आपको 5वीं बार बता रहा हूं ये बात। अब जब लोगों को पीएसएल भी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिक ऋण क्षेत्र, ये भी याद नहीं है तो क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्मॉल बैंक। इसके बाद अपन ने पढ़ा था मुद्रा बैंक। ये भी 2015 में, ये सब 2015 में, ठीक है। अब मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, छोटी छोटी जो इकाइयां होती है, सूक्ष्म उद्योग जो होते हैं, उनका विकास। ठीक है, उनका विकास। और रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है, उनके लिए भी ये प्रॉपर वैसी वाली फाइनेंस एजेंसी नहीं है, ये ध्यान रखना है, रीफाइनेंस एजेंसी। बस तो 2 अलग अलग नाम है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट, और रीफाइनेंस एजेंसी, रीफाइनेंस करने के लिए। तो ये है सूक्ष्म उद्योगों को, ये कृषि को ऋण नहीं देते हैं, बस इसमें ये ध्यान रखना है। प्रश्न यही पूछा जाएगा, क्या एग्रीकल्चर में ऋण दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि सीधा सीधा इसका नाम है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। अब ये किसके द्वारा, किसके स्वामित्व में है, सिडबी। सिडबी का नाम याद नहीं रहे तो आईडीबीआई आप है ही है, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और उसके आगे एस जुड़ गया तो ये सिडबी बन गया, इसके स्वामित्व वाली संस्था है। और ये कितने तरह के ऋण देती है, 3 तरह के ऋण देती है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण, ठीक है। 50,000 तक का जो ऋण है वो शिशु कहलाता है। अगर ये ऋण देगा और 50,000 या इससे कम का ऋण देता है तो उस ऋण को शिशु कहते हैं, कि ऋण के नाम है ये, ठीक है। और 50,000 से लेके और 5 लाख तक का जो ऋण देता है उस ऋण को क्या कहेंगे, किशोर। और 5 लाख से लेके
10 लाख तक के जो ऋण होते हैं वो तरुण कहलाएंगे, ठीक है। और ये 10 लाख से ज्यादा का ऋण नहीं देता। मैक्सिमम ऋण कितना दे सकता है? 10 लाख। और ये फाइनेंस एजेंसी नहीं है, ये रीफाइनेंस एजेंसी है, इसलिए आपको कहीं पे भी मुद्रा बैंक की सीधी ब्रांच नहीं मिलेगी। ये बाकी सबको पैसे दूसरे जितने भी बैंक है, जो एनबीएफसी नॉन बैंक फाइनेंस कंपनियां जो होती है, उनको पैसे दे देती है कि आप लोग इसे आगे जो है वो ऋण दे देना, ठीक है। तो ये हो गया आपके, कौन सा बैंक हो गया? ये मुद्रा बैंक। अब उसके बाद अपन ने देखा था लोकल एरिया बैंक। लोकल एरिया बैंक लोकल एरिया बैंक। तो लोकल एरिया बैंक 1996 में नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि 3 स्तर के बैंक बनाए जाने चाहिए, इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के और लोकल एरिया बैंक, ठीक है। तो ये 3 स्तर के जो है वो बैंक बनाए जाने चाहिए। तो इन्होंने 3, ये प्राइवेट बैंक होते हैं और 3 जिलों में ही विस्तार हो सकता है, 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इतना लोकल होना चाहिए। तीसरे से चौथे डिस्ट्रिक्ट में इनकी ब्रांच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं, कार्य क्षेत्र फिक्स होता है, निश्चित होता है, ठीक है। और बाकी जो बैंक जैसी गतिविधियां होती है वही गतिविधियां जो होती है। रीजनल रूरल बैंक्स जो होती है, आरआरबी पढ़ा था अपन ने, उनमें और इनमें क्या फर्क है? आरआरबी पे 3 जिलों की कोई लिमिट नहीं है, 5, 6, 10 जिलों में भी हो सकती है। ये केवल गांवों में होगी आरआरबी, जबकि लोकल एरिया बैंक शहर में भी हो सकती है और गांव में भी हो सकती है, दोनों जगह हो सकती है। इसका नाम ही है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। दूसरा फर्क। तीसरा, ये निजी क्षेत्र का बैंक है लोकल एरिया बैंक, और ये जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक वाणिज्यिक बैंक, तीनों मिलके जो है इसको चलाते हैं आरआरबी। दोनों में फर्क क्लियर हो गया। तो आरआरबी लोकल एरिया बैंक, ठीक है। उसके बाद एनबीएफसी, चलो एनबीएफसी नहीं था, उसके बाद जो डीएफआई। अब जो है अपन पढ़ेंगे डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। एक बार ये तीनों चारों देख लो, देखें, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, मुद्रा बैंक, लोकल एरिया बैंक। एक बार रिवीजन कर लो, थोड़ा सा याद हो जानी चाहिए सारी चीजें। और देखिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें। वैसे मॉनेटरी पॉलिसी से 2 क्वेश्चन जो है वो आपके आएंगे। अब आपको लगे 2 क्वेश्चन के लिए हम इतने दिन पढ़ें, तो यूं हिसाब लगाने बैठोगे तो हर सब्जेक्ट से ही जो ऐसे ही लगेगा आपको कि भगवान इतना सारा पढ़ेंगे, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। पर आपको 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके ही जो है वो 150 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से 100 प्लस आपको पहुंचना है। इसलिए हर टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। याद हो जाने चाहिए सारे के सारे अभी। उसके बाद अपन ने पढ़ा डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, विकास वित्त संस्थान, ठीक है। विकास वित्त संस्थान जो ये क्या होता है, ये जो संस्थान होते हैं विकास वित्त संस्थान, ये किसी उद्देश्य विशेष के लिए, डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। और स्पेशली इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडस्ट्रीज बहुत मायने रखती है और उसके लिए इसकी स्थापना की जाती है। डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो सबसे पहला इसमें 1948 में जो है आईएफसीआई, ये सरकार के स्वामित्व वाला संस्थान था। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई तो पता ही है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बस उसको एफसीआई के आगे आई लगा दो, आईएफसीआई। इंडस्ट्रियल
फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, फूड की जगह फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये सरकारी था, कैसा था, सरकारी। दूसरा याद रखना है 1955 में आईसीआईसी इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीसी की स्थापना हुई थी। और 1964 में आईडीबीआई, ठीक है। और फिर इन्होंने 90s के दशक में जब नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि इनको जो है वो बैंक बना दिया जाना चाहिए, क्या कर दिया जाना चाहिए, बैंक, तो इन्होंने अपनी सब्सिडरी संस्थाएं आईसीसी बैंक की स्थापना की और आईडीबीआई ने आईडीबीआई बैंक की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपस में वापस मर्ज हो गए और बैंक बन गया। आईसीसी जो है वो 2002 में बन गया था बैंक, ठीक है, 2 में बैंक बन गया और ये 2004 में जो है वो बैंक बन गया आईडीबीआई। पहले ये गवर्नमेंट के स्वामित्व वाला था, पहले सबसे पहले ये आरबीआई के अंडर में था। 1976 में भारत सरकार ने इसे खरीद लिया। किसने खरीद लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीद के 2004 में ये बैंक बन गया। और फिर 2018 है 19 से इसको एलआईसी ने, देखो एलआईसी ने इसकी शेयर खरीद लिए, तो इसलिए अब ये सरकार का बैंक नहीं है, इसके जो इक्विटीज हैं वो किसके पास ज्यादा है, एलआईसी के पास। तो इसलिए अब ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गए डीएफआई, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। उसके बाद ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एक्सिम बैंक, ठीक है। दूसरा है नाबार्ड, एनएचबी, और सिडबी, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। नाम पहले तो सबसे पहले आपको जो है ना बार बार नाम याद कर लिया करो, बस सिलेबस रटो पूरा पूरा, जो भी सिलेबस है मेन। अब इकोनॉमी का रिवीजन करो, पूरा रिवीजन नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हेडिंग पढ़ लो, रोजाना याद कर लो। एसएलआर पढ़ लो, सीआरआर पढ़ लो, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पढ़ लो, कॉल मनी मार्केट पढ़ लो, ठीक है। तो ये जो नाम है केवल वो याद कर लो। मुद्रा आपूर्ति M1 M2 यूं देख लो, केवल हेडिंग देख लो, और हेडिंग जितने भी है ना वो याद कर लो। और वो जब बहुत अच्छे से हो जाएंगे ना तो चीजें क्या आएगी, एक दूसरे के अंदर घालमेल जो हो जाता है वो घालमेल आपका नहीं होगा, ठीक है। आपका जो ओवरव्यू है वो क्या कहते हैं, उसको ऊपर से वैसे देखोगे ओवरव्यू, तो वो ज्यादा अच्छा जो है वो बनेगा आपका। और वो बनने के बाद चीजें बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्जेक्ट का एक तो आरपीएससी का सिलेबस है, वो तो आप अपने सामने रखो ही रखो, प्लस सब्जेक्ट के जो मेजर पॉइंट है, बड़े हेडिंग, वो सामने रखो। बैंकिंग में हेडिंग डाल दो एक जगह, थोड़ा दूर खुले में लिख के, और उनको सुबह शाम एनी टाइम देखते रहो आप लोग। वैसे करोगे तुम वही जो तुम्हें करना है और जो बात मान लेंगे वो तो सफल हो जाएंगे, बाकी तो यहां बैठे ही हो, तुम लोग बैठे ही रहोगे, ठीक है। तो एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट, ईएक्स का मतलब एक्सपोर्ट, आईएम का मतलब इंपोर्ट। एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनको रीफाइनेंस की सुविधा देती है। तो ये सारे जो है वो ऑल इंडिया रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, सॉरी ये कैसे इंस्टीट्यूशंस है, रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। तो ये रीफाइनेंस करते हैं। रीफाइनेंस वाला मैंने आपको बता दिया पहले भी कि ये आप हैं, ये व्यक्ति है ए,
बी सी, इनको फाइनेंस करती है ये बैंक, या तो बैंक करेगी या फाइनेंस एजेंसी करती है, इनको फाइनेंस करती है। और बैंक को जो ऊपर पैसे देते हैं वो रीफाइनेंस एजेंसी कहते हैं। रीफाइनेंस एजेंसी वो होती है जो सीधे जनता को ऋण नहीं देती है। रीफाइनेंस एजेंसी डायरेक्ट जनता को ऋण नहीं देती है, बल्कि वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देती है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है आगे जनता को ऋण देते हैं। तो ये सारी की सारी रीफाइनेंस एजेंसीज हैं। तो ये किसके लिए? एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लिए बैंकों को ऋण उपलब्ध कराते हैं, बैंकों को पैसे देते हैं, और कहते हैं कि जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कोई अगर आए तुम्हारे पास, उस उद्देश्य से ऋण लेना चाहे तो ये मेरे वाले पैसे दे देना। फिर ये नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो ये फिर नाबार्ड बैंकों को, कोऑपरेटिव बैंकों को और दूसरी बैंकों को भी पैसे देता है कि तुम्हारे पास एग्रीकल्चर के लिए कोई व्यक्ति आए तो उसको ये पैसे, अगर उसको ऋण देना है तो उसको ये ऋण दे देना। ठीक है, नाबार्ड का काम। और उसके बाद एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है, तो ये हाउसिंग सेक्टर के लिए है। तो ये जितने भी बैंक हैं आपके पास, और वो जो भी होम लोन आपको देते हैं, वो होम लोन देने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं? एनएचबी से लाते हैं। और एनएचबी इनको थोड़ी सब्सिडी देती है कि भाई उसका उद्देश्य कि भाई 1% ब्याज जो है मैं कम लूंगा और आप कम देना। तो इसलिए होम लोन की इंटरेस्ट रेट हमेशा ही कम होती है, और कम होने के पीछे यही है कि एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, जब उनको पैसा देता है तो उसके साथ वो उसको सब्सिडी भी देता है। और ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन देने के लिए है। ये किसके लिए है? स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई था, आईडीबीआई ने ही इसे शुरू किया था। शुरू में इसका ओनर कौन था? आईडीबीआई था। लेकिन अब आईडीबीआई के पास इसके शेयर बहुत कम है, ज्यादातर शेयर जो है वो एसबीआई के पास में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में इसके जो है शेयर है। तो ये नाम याद कर लो, एग्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी। इन दोनों की जो स्थापना है वो 1982 में की गई थी, 1982 में दोनों की स्थापना। और इसकी स्थापना 1988 में, और इसकी स्थापना 1990 में। बहुत सिंपल, आपको पहले यूं ज्यादा बर्डन लगता होगा, आप ये नाम याद कर लो अच्छे से, आपको पेज तो ऐसे लगेगा जैसे। इसकी हिस्सेदारी पूरी पूरी गवर्नमेंट के पास ही है, इसकी हिस्सेदारी भी गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, नेशनल हाउसिंग बैंक ये पहले आरबीआई के पास था, तो अभी 2019 में इसको जो है वो भारत सरकार ने इसको भी खरीद लिया। पहले ये भी आरबीआई के उस नाबार्ड और भारत सरकार, नाबार्ड जो है भारत सरकार और आरबीआई दोनों का 50-50% के हिसाब से रखना था। लेकिन बीच में आरबीआई की शेयर होल्डिंग बढ़ती गई। 2010 में भारत सरकार ने इसकी शेयर पूरे खरीद लिए थे, और प्रतीकात्मक रूप से 1% शेयर आरबीआई के पास रखे थे। कितने? 1%, क्योंकि वो नाबार्ड जो एक्ट था उसमें था कि दोनों का मिला जुला होगा। तो अभी 2017 में वो एक्ट पास कर दिया, और एक्ट पास करके उसमें कह दिया कि भाई नाबार्ड जो है वो भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्था होगी। तो अब 100% शेयर जो है वो भारत सरकार के पास आ गए हैं। कब? 2018 में। वैसे खरीदा कब था? 2010 में। पर 1% शेयर रखे थे किसके पास? आरबीआई के पास। क्लियर? और ये है सिडबी, ये इसके पास सब, ये इसका जो ऑनर, पहले इसकी 100% ऑनरशिप आरबीआई आईडीबीआई के पास थी, इसकी मम्मी आईडीबीआई थी, और अब जो है आईडीबीआई की बजाय इसके एसबीआई और भारत सरकार के पास शेयर ज्यादा है। तो नाम याद करो देखे, और अपने नोट्स में इन चीजों को देखो एक बार। और ये मुद्रा बैंक को चलाता है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना मुद्रा बैंक, तो ये खुद भी रीफाइनेंस एजेंसी है और मुद्रा बैंक भी रीफाइनेंस एजेंसी है। और ये आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और ये आरआईडीएफ किसकी निगरानी करता है? पीएसएल की निगरानी करता है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को पूरा दे रहे हैं, प्राथमिक ऋण क्षेत्र में जितना टारगेट है उतना ऋण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसकी निगरानी करने का काम किसका है? आरआईडीएफ का। आरआईडीएफ किसके अंडर में है? नाबार्ड के अंडर में। नाम याद करो, देखिए 5 मिनट ये पूरा अच्छे से देख लो।
आलस बहुत करते हो तुम लोग जो है। और इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना के, डायग्राम वाइज नोट्स बना के तुम चीजों को मेहनत करो तो बहुत आसान हो जाती है चीजें, और आपका एक ओवरव्यू जो है वो डेवलप हो जाता है। और किसी भी सब्जेक्ट में आपका ओवरव्यू डेवलप हो गया, उसके बाद आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। एक्जिम नाबार्ड एनएचबी सिडबी, एक्जिम नाबार्ड एनएचबी सिडबी फटाफट याद हो गए। और उससे पहले आईसीसी और आईडीबीआई। यूपीएससी के एग्जाम में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो क्या पता आरपीएससी इस बार ये सोच ले कि यूपीएससी के पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, फॉलो करना है, तो इस क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ते ही। और ईश्वर से प्रेयर करना कि क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ आए, हार्ड आएगा तो ही आप लोगों को लाभ होगा, नहीं तो फिर आपको इजी अगर आ गया तो आप लोग हमें गालियां दोगे, फालतू में हमें इतना पढ़ा दिया। और हमें तो खैर गालियां मिलनी है, ज्यादा पढ़ा दिया तो भी गालियां मिलनी है, नहीं पढ़ाया क्योंकि आरपीएससी का पेपर तो आएगा इजी, इसलिए तुम कहोगे फालतू में इतना पढ़ा दिया, हमें मतलब ही नहीं था इतना पढ़ाने का। और अगर हम कम पढ़ाएं तो तुम पहले ही गालियां देनी शुरू कर देगी, ये क्या इतना सा पढ़ा है, इतना सा पढ़ा है, इसलिए हम थोड़ा ज्यादा पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, पर पढ़े हुए का नुकसान कभी नहीं होता। ये चीज यहां नहीं तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं तुम्हारे जो है वो काम आती है, तुम्हारा विजन जो है वो डेवलप हो जाता है। तो हो गए बस, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा, क्या इसमें। तो ये पेज पूरा ही जो है वो आपका याद हो गया। अब जो है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। अच्छा, रिको इसी दौरान जो है रिको जो है वो इसी कैटेगरी का आता है, रीफाइनेंस एजेंसी भी है और डीएफआई भी, उसको जो है वो काउंट कर सकते हो, इन दोनों के बीच की कड़ी है रिको। रिको की फुल फॉर्म अभी भी याद नहीं होगी आप लोगों को। कितने लोगों को रिको की फुल फॉर्म पता है? जल्दी से लिखो, देंगे कमेंट करके लिखो। रिको वैसे इसका विषय वस्तु है नहीं, किसी को ही पता नहीं है रिको की फुल फॉर्म। किसने की, कौन कौन लिख रहा है रिको की फुल फॉर्म? अभी तक किसी ने नहीं लिखी है, किसी को भी पता नहीं है। वाह रे वाह, पढ़ाई तो होती नहीं है यार। किसका आया? हाँ, दीपेंद्र ने लिख दी, रितिका ने लिख दिया, हाँ, जितेंद्र, शिवम, सबने सही लिखी है। राजस्थान स्टेट, आर से क्या है? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आई से इंडस्ट्रियल और डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये फुल फॉर्म जो है रिको की। और 1979 में ये नाम जो है इसका रखा गया था, रिको। और ये क्या क्या काम करता है? जो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो करते हैं, राजस्थान में इंडस्ट्रियल एरियाज का डेवलप करता है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए भूमि का अधिग्रहण करता है, लैंड एक्वायर करता है, वहां पे सड़कें बनाता है, प्लॉट काटता है, बिजली की व्यवस्था करता है, यहाँ जरूरत होती है तो हॉस्पिटल भी स्थापित करता है, जरूरत हो तो इस एरिया में फिल्म हॉल भी स्थापित कर सकता है, मनोरंजन पार्क स्थापित किए जा सकते हैं, स्कूल बनाए जा सकते हैं, क्वार्टर्स रहने के लिए जो है वो बनाए जा सकते हैं। और उसके बाद पूंजीपतियों को मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर आओ और इन्वेस्ट करो आप यहाँ पे, हम आपकी मदद करेंगे। पर इन्वेस्ट करने वाला या इन्वेस्ट करने के लिए जाता है तो उसको हर तरीके से कि सर क्या मदद कर सकते हैं, लो थोड़ा ऋण हम आपको दिला देते हैं, भाई ऋण देना इनको, तो ऋण देने में सहायता करते हैं। और क्या आपकी सामान और बिकवाएंगे हम, चिंता मत करो, तो मार्केटिंग कराने में भी मदद करता है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए भी मदद करता है। तो हर तरीके से, हर मोर्चे पे ये मदद करता है,
हर मोर्चे पे क्या करता है, मदद करता है, ताकि राजस्थान में कैसी इंडस्ट्री जो है ज्यादा से ज्यादा विकसित हो सकती है। ठीक है, तो ये है रिको का काम। तो रिको वाला क्वेश्चन जो है आपसे जरूर पूछा जाएगा, एक प्रश्न जो है वो पक्का आएगा। रिको की कौन कौन सी योजनाएं चल रही है इस समय, तो वो विकास ने जो पढ़ाया था, विकास सर ने, वो उसमें आप देख लेना रिको की जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, अभी कौन कौन सी स्कीम्स जो है वो चल रही है। ठीक है, उसके बाद है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये ऐसी फाइनेंस कंपनियां हैं जो बैंक, जिनके पास बैंक का लाइसेंस नहीं है। ठीक है, तो इसमें भले इंश्योरेंस कंपनी जो है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। पेंशन फंड जो होते हैं वो एनबीएफसी की श्रेणी में आते हैं। म्यूचुअल फंड, ठीक है, वो इसमें आते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो यानी छोटे छोटे ऋण देने वाले, उधार देने वाले जो फाइनेंस एजेंसीज हैं वो इस श्रेणी में आते हैं, एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और भी जो दूसरी फाइनेंस एजेंसीज हैं वो इसके तहत जो है मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम गोल्ड लोन, ठीक है, बजाज फाइनेंस, ठीक है, तो रिलायंस फाइनेंस, तो ये सारे फाइनेंस जो कंपनीज होती है इन सबको एनबीएफसी कहते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस, ठीक है, पेंशन फंड, ये सब एनबीएफसी की कैटेगरी में आते हैं। एनबीएफसी की संख्या अगर देखी जाए तो ये 10,000 से भी ज्यादा है। अब इसमें दो तरह की एनबीएफसी, एक अब ये जो पेंशन फंड है ये जो है जमा, जनता की जमाएं स्वीकार नहीं कर सकते। इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये जनता की जमाएं स्वीकार नहीं करते। ये म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं, वरना वैसे बैंक की तरह अकाउंट जो है वो नहीं करते। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी जो है ये, और ये फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ये डिपॉजिट्स जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कैसी डिपॉजिट्स ले सकते हैं, केवल टाइम डिपॉजिट लेते हैं। कैसी जमाएं स्वीकार करते हैं, टाइम। और ये जो करीब 10,000 एनबीएफसी है उसमें से केवल 108 है, श्री श्री 1008, 108 होता है ना शुभ संख्या, तो 108 के करीब हैं जो जमाएं स्वीकार करते हैं, जनता की जमाएं स्वीकार करते हैं, डिपॉजिट्स लेते हैं, लोगों के पैसे जमा भी करते हैं। ऋण तो देते ही हैं ये, लेकिन ऋण देने के साथ जनता से पैसे लेके ऋण भी लेते हैं, जनता की जमा अकाउंट भी खोलते हैं। लेकिन अकाउंट ये केवल कैसा खोल सकते हैं, टाइम डिपॉजिट। ये क्या नहीं खोल सकते, मांग जमा वाले दोनों खाते, जो बचत खाता और चालू खाता, ये सुविधा नहीं दे। एफडी कर सकते हैं जनता की, ठीक है, और फिर ये आगे ऋण देते हैं। अब जो जमाएं स्वीकार करते हैं, ठीक है, और चूंकि ये टाइम डिपॉजिट एफडी ही करते हैं, आपका जो बचत खाता होता है वो ये नहीं खोलते हैं, तो इसलिए ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वैसे सुविधा उपलब्ध नहीं कराते, और चेक की फैसिलिटी देने की जरूरत ही नहीं है, चेक की कहां जरूरत है। ठीक है, आपकी एफडी है, जिस दिन पूरी होगी पकेगी आप वापस ले जाओ। ठीक है, तो इसलिए चेक बुक जारी नहीं करते, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है ये प्रोवाइड नहीं करते, और फिर इनको सीआरआर भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो केवल इनकी है, बाकी वालों पे तो कुछ ही लागू नहीं होता। बैंक वाली जो एक भी चीज बाकी वालों पे लागू नहीं होता, वो एनबीएफसी जो जमाएं लेती है जनता की, उनके ऊपर क्या लागू होता है, क्या लागू नहीं होता है, सीआरआर लागू नहीं होता। चेक बुक जो है वो जारी नहीं करते हैं, डेबिट कार्ड जो है वो जारी नहीं करते हैं, एटीएम कार्ड वगैरह कुछ भी जारी नहीं करते हैं। तो फिर ये क्या करते हैं, इनको क्या मानना पड़ता है, इनको एसएलआर मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, एसएलआर मानना, कि आपकी जो जनता की जमा इतनी ली है तो उसका एक निश्चित प्रतिशत जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, पर वो एसएलआर वो बैंकों वाला नहीं है, अलग इसके लिए नॉर्म्स बनाए जाएंगे, और बेसल मानक मानने पड़ते हैं। एनबीएफसी बस दिमाग में लगाओ, देखिए मैंने क्या क्या बताया है, और माइंड में सोचो एक बार थोड़ी देर के लिए।
एनबीएफसी बस इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, अन्य फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये इन सबको एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो ये आरबीआई से जो केवल ये वाले जो जनता की जमाएं लेती है ना, इनको रेगुलेट करती है आरबीआई। ठीक है, बाकी म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करेगा? जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनको रेगुलेट करती है सेबी, इनके लिए नियम बनाती है सेबी। ठीक है, पेंशन फंड है तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, और इसको इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और पेंशन फंड इंश्योरेंस कंपनियों को ये करते, इनको ये करते, इनको ये जो है वो करते हैं। फिर कई चिट फंड टाइप भी होते हैं जिनको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करता है। हो गया। तो इससे पहले वाले में क्या देखा था आपने? डीएफआईस देखी थी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई और आईएफसीआई और रिको। ठीक है, उसके बाद ऑल इंडिया रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी। बिल्कुल आप पढ़ो ना, ढंग से रिवीजन करो तो कुछ ही आपको ये जो बर्डन लग रहा है ना कि इतने सारे कब पढ़ेंगे, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, मुद्रा बैंक, लोकल एरिया बैंक, तो सिर्फ ये नाम याद कर लो तो उसके बाद चीजें आपको बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले इनके नाम बहुत अच्छे से कंटेस्ट हो जाने चाहिए। देख लिया? हो गया एनबीएफसी, पढ़ भी लिया आपने नोट्स में एक बार वापस। उसके बाद अब देखते हैं डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका स्वामित्व किसके पास है? आरबीआई के पास है। और इसका काम क्या है? बैंकों के पास जो आप लोगों का पैसा जमा है उसका इंश्योरेंस करना, और अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए तो वहां लोगों की जो जमाएं की हुई है उनको सबको पैसे देने की जिम्मेदारी जो है वो डीआईसीजीसी की है। डीआईसीजीसी नाम याद कर लो, बस नाम याद हो गए तो बाकी अंदर तो चीजें दो ही होती है। क्लियर? ठीक है, और कितने रुपए तक की? 5 लाख रुपए तक की। पहले कितने तक की इंश्योरेंस करता था? 1 लाख रुपए तक का। अब बढ़ा के और कह दिया 5 लाख तक अगर आप बैंकों में जमा है ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, तो आपके पैसे तो सुरक्षित रहेंगे। हमारे वाले नहीं है, बैंक दिवालिया हो गया था हमें कोई वापस पैसे नहीं देगा। ठीक है, आम आदमी का पूरा ध्यान रखा गया, उसके लिए ये फैसिलिटी जो है वो दी गई है। फिर था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका उद्देश्य जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल सेक्टर की एक तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एक फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट, एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैसे बढ़ाई जाए देश के अंदर, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो कैसे किया जाए, वित्तीय समावेशन। स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, इंक्लूजन, लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी। अब और ये कौन कौन होते हैं इसके? आरबीआई, फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी, सेबी, ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इसके खास सदस्य हैं और वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। और इसी तरह से वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है प्लस
वित्त मंत्री का जो भारत सरकार का जो आर्थिक सलाहकार होता है, फाइनेंशियल जो एडवाइजर होता है, वो इसका सदस्य होता है। फिर इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन जो मिनिस्ट्री है, उसका जो सचिव होता है वो होता है। कॉर्पोरेट कंपनी मामलों का जो सचिव होता है वो इसका, तो ये वित्त मंत्रालय के कई सचिव जो है वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये है। और इनका काम क्यों मैंने बताया था कि कौन बीच में लड़ने लग गए थे, इरडा और सेबी, ये दोनों आपस में जो है बहुत लड़ने लग गए थे और झगड़े हुए थे। तो इस वजह से कोर्ट तक मामला पहुंच गया था और इंश्योरेंस कंपनियों पे यूलिप जो स्कीम थी उनकी, सेबी ने उनके ऊपर रोक लगा दी थी। और इरडा ने कहा कि तुम मानने की जरूरत नहीं है, ये हमारे अधिकार में आती है इंश्योरेंस कंपनियां। सेबी कह रही थी कि मेरे अधिकार में काम कर रहे हैं, इसलिए इनके बीच में आपस में भाईचारा और प्रेम बना रहे और किसी तरह का भी कंफ्यूजन हो तो मिल बैठ के जो है दूर किया जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना जो है की गई थी। तो देख लो, देखें तो DICGC। ठीक है, अब इसके बाद अपने बैंकिंग ऑम्बुड्समैन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल, बैंकों से ग्राहकों की जो शिकायत, बैंक के जो ग्राहक, 1995 में 15 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए थे। कितने किए थे? 15। ग्राहकों की शिकायतों को सुनना, ग्राहकों की शिकायतों को सुनना, रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ द कस्टमर्स, बैंक कस्टमर्स। ठीक है, शिकायतों का निपटारा करना। आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई शिकायत हो बैंक की, तो आप जो है वो पहले बैंक ब्रांच मैनेजर के पास आप एप्लीकेशन दोगे। 1 महीने में बैंक मैनेजर यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता है तो फिर आप जो है वो उसको आगे बैंकिंग लोकपाल के पास जो है आप शिकायत कर सकते हैं। आपका अकाउंट नहीं खोल रहे हैं, अकाउंट बंद हो गया है, 1 लाख रुपए तक का अगलों पे जुर्माना लगेगा और आपको 1 लाख रुपए तक दिलाएगा। ठीक है, आपका चेक या DD समय पे क्लियर अगर नहीं हो रहा है, ठीक है, तो कौन सी शिकायत नहीं की जा सकती? 1 वर्ष पुरानी शिकायत जो है वो नहीं की जा सकती। सीधे बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत नहीं की जा सकती, पहले कहां करनी पड़ेगी? बैंक मैनेजर के पास करनी पड़ेगी, ब्रांच मैनेजर, और वो आपको जो है वो जवाब देगा। 1 महीने के अंदर अगर जवाब नहीं दे तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। 20 लाख रुपए से ज्यादा का मामला है, अधिक का जो मामला है, तो उसमें यह नहीं होगी, फिर आप जो है दूसरी जगह शिकायत करो। 20 लाख तक के जो छोटे मामले हैं
तो DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, जो स्पेशल न्यायालय होते हैं ऋण वसूली के, उसमें अगर कोई मामला चल रहा है पहले से ही। NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये भी छोटे मामले इंडिविजुअल मैटर होते हैं तो DRT सुनता है, और कंपनियों के मामले होते हैं तो NCLT सुनता है। बैंक और कंपनी के बीच कोई फाइनेंस को लेके लेन देन होता है तो उसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है ये स्थापित किए गए हैं। तो जो भी कंपनियां बैंकरप्ट हो रही होती है तो वो होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, और जो बैंकों ने पैसे दिए हैं, विजय माल्या दिवालिया हो रहा है तो अब इनका जो केस है तो वो वहां चलेगा NCLT। या कोई उपभोक्ता न्यायालय, कंज्यूमर कोर्ट में अगर कोई मामला चल रहा है तो इसकी शिकायत जो है वो नहीं की जा सकती। या फिर सामान्य जो शिकायतें हैं, जनरल, जो बिजली, पानी, शौचालय, ऐसी शिकायतें, वो वहां ये नहीं है, ये है, लाइन में लगना पड़ा, इस तरह की शिकायतें नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह की शिकायत नहीं कर सकते। अब जो है, और अगर आप गए बैंकिंग लोकपाल आपकी शिकायत से संतुष्ट नहीं हुआ और आपको कहा भग जा, तुम्हारी शिकायत फर्जी है, तो बैंकिंग लोकपाल के डिसीजन के विरुद्ध आप अपील कर सकते हैं। कहां आप अपील कर सकते हैं? RBI के डिप्टी गवर्नर के पास, जो उप गवर्नर होता है RBI का, उसके पास आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं। कौन कौन सी बैंकों की शिकायत कर सकते हैं? सभी बैंकों की कर सकते हैं। अनुसूचित जो बैंक है उनकी कर सकते हैं, शेड्यूल बैंक्स, RRB की शिकायत भी की जा सकती है यहाँ पे, ठीक है। और कोऑपरेटिव बैंक, कुछ कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में आ जाती है, इसलिए आप कोऑपरेटिव बैंक्स भी लिख लो। NBFC की केवल जो है फाइनेंस से रिलेटेड, अगर किसी ने ऋण लिया है NBFC से, फाइनेंस कंपनी से आपने लोन लिया है और आपको लगता है कि फाइनेंस कंपनी आपसे बहुत ज्यादा पैसे वसूल रही है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है वो शिकायत कर सकते हैं। इन बैंकों की शिकायत होती है बैंकिंग लोकपाल के पास। वर्तमान में 22 हैं बैंकिंग लोकपाल। कितने टोटल? 22। जयपुर में भी है आपके, ठीक है। तो ये हो गया बैंकिंग लोकपाल, ओके। अब और उसके बाद और क्या रह गया है? मिशन इंद्रधनुष में जो है वो आपकी 7 बातें हैं, ABCDEFG तक, ठीक है। और वो 7 बातें आपको याद रखनी है। मतलब कौन कौन सी है? A से अपॉइंटमेंट, A से क्या है? अपॉइंटमेंट। B से बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है, जो कि बैंक से रिलेटेड जो पॉलिसी मेकिंग का काम जो है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो करेगा। और अपॉइंटमेंट में ये है कि निजी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको भी बैंकों के बड़े पदों पे नियुक्त जो है किया जा सकता है, बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको। C का मतलब कैपिटलाइजेशन, यानी कि बेसल मानकों को मानने के लिए जो है वो कैपिटल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कैपिटल। तो बैंकों की खुद की कैपिटल होनी चाहिए 12%। जितने भी ऋण देते हैं उस ऋण के जोखिम वाले जो ऋण देते हैं उसके 12% तक खुद की कैपिटल होनी चाहिए। तो कैपिटलाइजेशन के तहत सरकार बैंकों को पैसा जो है वो उपलब्ध कराएगी। और A, B, C और D स्ट्रेस एक ही होता है बैंकों के। कौन सा स्ट्रेस होता है? NPA का, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का स्ट्रेस है। तो उस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स NPA जो है इसका समाधान कैसे किया जाए? तो ABCDE एम्पावरमेंट करना है बैंकों का, यानी बैंकों को शक्तिशाली बनाना है, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देनी है और सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम करना है ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक जो है वो डिसीजन ले सके। और F फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटेबिलिटी, यानी उत्तरदायित्व तय करो सबका कि भाई आपको एम्पावर किया जा रहा है तो वापस शक्तियां दी जा रही है। तो जैसे जैसे व्यक्ति के पास शक्तियां आती है तो शक्तियों के साथ उत्तरदायित्व भी आता है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी भी आती है, जिम्मेदारी भी आती है।
तो इसलिए हमेशा ये समझना होता है। तो आपको शक्तियां दी जा रही है तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी दी जाएगी, आप जिम्मेदार भी हो। अगर आपने उद्देश्य टारगेट पूरे नहीं किए तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी। और गवर्नेंस, जी फॉर गवर्नेंस रिफॉर्म, तो गवर्नेंस सुधारनी है। गवर्नेंस सुधारने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटरीकरण किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ज्ञान संगम नाम से प्रोजेक्ट चलाया गया, और ज्ञान संगम में क्या किया गया कि बैंकों के सेमिनार्स बुलाने करने, और क्या क्या उसमें ये विचार करना कि बैंकों की कार्यशैली को सुधारने के लिए और क्या सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये है मिशन इंद्रधनुष, 2015 में शुरू की थी, अब तो आउटडेटेड हो गई, वैसे ये तो पुराना हो गया। और उसके बाद फिर क्या है आगे, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसका रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मनी मार्केट, 5 तरह के मनी मार्केट, ये याद कर लेना, देखें एक बार। वित्त बाजार, फाइनेंस मार्केट, 2 तरह का होता है। एक होता है मुद्रा बाजार, और एक होता है पूंजी बाजार। ठीक है, मुद्रा बाजार पैसों का अल्पकालीन लेन देन। कैसा लेन देन? अल्पकालीन लेन देन। शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस जो होता है उसको मुद्रा बाजार कहते हैं। अल्पकालीन यानी 1 साल, मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है? 1 साल। 1 साल से ज्यादा है तो फिर वो पूंजी बाजार कहलाएगा, और 1 साल है तो कमर्शियल पेपर। इसमें देखो, एक तो कॉल मनी मार्केट आपको पता ही है, पहले कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी का, और एक ट्रेजरी बिल। ये 2 अलग से याद कर लो, फिर 3 ही याद करना है। तीनों में ये कमर्शियल शब्द जो है 2 में आएगा। कमर्शियल पेपर, एक तो होता है कमर्शियल पेपर शॉर्ट में कहते हैं सीपी, और दूसरा है सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट्स। जैसे कहते हैं सीडी। तीसरा है कॉल मनी मार्केट। ट्रेजरी बिल, कमर्शियल बिल। ठीक है, नाम याद करना है आप तो। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर ऊपर भी कमर्शियल, नीचे भी कमर्शियल, बस 2 तो ये कर दो। एक में पेपर है, एक में बिल है। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल। ठीक है, फिर कॉल मनी मार्केट, आपको पता है बैंकों के शॉर्ट टर्म के लिए आपस में के ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उनको जो कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ट्रेजरी बिल, सरकार, केंद्र सरकार जब उधार लेती है शॉर्ट टर्म के लिए तो 3 तरह के, 3 महीने के लिए लेती है, 6 महीने के लिए लेती है, या 12 महीने के लिए लेती है। 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के, तो उसके लिए टी बिल जारी करती है। क्या जारी करती है? टी बिल। और टी बिल के दिन लिखे होते हैं टी के आगे। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 90 दिन। इकरान T91 लिखे होते हैं। ठीक है, और दूसरे में टी 182, 6 महीने। ठीक है, और तीसरे में T 364, 3 तरह के। तो ट्रेजरी बिल, कॉल मनी मार्केट को अलग कर दो।
सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट सीडी 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 खूब दी थी मैंने, आपको खूब समझाया रखा है सीडी, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट मैं अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास रुपए जमा कराऊंगा तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे क्या देगी, सीडी। ये लो भाई साहब सीडी पकड़ो, सीडी, ठीक है। M1 M2 में भी मैंने लिखाया था सीडी, वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शंस ऑफ रेजिडेंट्स, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंट्स प्लस सीडी लिखवाया था। ये कौन होता है, ये ब्रिज लोन लिया जाता है इसके तहत। कौन सा लोन, ब्रिज लोन, ब्रिज पुल। नई कंपनी शुरू होती है तो नई कंपनी जब शुरू होती है तो शुरुआत में जब तक कि शेयर होल्डर्स के पूरे पैसे नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए जो पैसे चाहिए उसके लिए कमर्शियल पेपर जारी किया जाता है। सबकी ड्यूरेशन जो है 1 साल से कम की होती है। कॉल मनी मार्केट पता ही है। और ये कमर्शियल बिल मुझे खरीदनी, एसी खरीदनी है, पंखा खरीदना है, सामान खरीदना है। कंपनी को जब सामान खरीदना होता है और मेरे पास अभी रुपए नहीं है और मैं कमर्शियल बिल दे देता हूं कि ये लो, और सामान तो मैंने लिया है 9,000 का और मैं 10,000 का बिल दे देता हूं कि यार 6 महीने बाद में ये लाना, मेरे पास 10,000 दे दूंगा, ताकि 1,000 ब्याज भी हो गया। अब उसमें ये अधिकार होता है अगले वाला वो पैसों की तरह काम में ले सकता है। अगले वाला 9,500 में आगे किसी को बेच भी सकता है, उसको बीच में पैसों की जरूरत है तो ये ले यार, ये उसका बिल है स्प्रिंग बोर्ड का, ये ले ले, तू ले ले बिल और मुझे पैसे दे दे, ठीक है। तो कंपनी को सामान खरीदना है, पैसे नहीं है, उधार में खरीदना है, थोड़े टाइम बाद देने हैं, तो उसके बदले में तो वो क्या जारी कर अगले जिससे खरीद रहा हूं उसको कमर्शियल बिल दे दूंगा, तो ब्याज जोड़ के दूंगा, ठीक है। याद करो, देखें इसको एक बार, पक्का आएगा एक प्रश्न इसमें से। कमर्शियल पेपर मतलब बैठ के याद करना है अभी कभी। ट्रेजरी बिल सरकार उधार लेती है, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी का मतलब ही सरकारी खजाना होता है। तीन बार लिख लो, देखें रफ में लिखो, देखें एक बार सभी, क्यों ये सारे के सारे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। ऊपर कमर्शियल, नीचे कमर्शियल, कमर्शियल कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है। पेपर तो जब जारी किया जाएगा जब नई कंपनी हो, स्थापित पुरानी कंपनी है, सामान खरीदना है तो बिल जारी किया जाता है। सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, सीडी दी जा रही है, यानी कि बैंक दे रहा है। सीडी कौन देता है, बैंक देता है। सीडी कौन देता है, बैंक देता है, ठीक है। कॉल मनी मार्केट पता ही है। तो ये शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन्स के उपकरण हैं, इनको जो है वो मुद्रा बाजार, मनी मार्केट जो है कहते हैं।